डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अयोध्या को सीएम योगी ने दी 432 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कांग्रेस सपा पर साधा निशाना, कहा हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने वाले आज कर रहे आस्था की बात। छात्रा हत्याकांड पर सियासत तेज, मेरठ पहुंचे चंद्रशेखर को पुलिस ने रोका। बिना नाम दिए चंद्रशेखर पर भड़की मायावती, कहा मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों को नहीं मिलता न्याय। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में ध्वस्तीकरण की नोटिस पर सुनवाई पूरी, एलटीए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। राम मंदिर दान चोरी विवाद के बीच अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 432 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 217 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने सपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग जो आस्था की बात करते हैं, इन्होंने तो हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया था। क्या कभी कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ऐसा कर पाएगी? फिर हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का काम कौन करवा रहा था? अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाएगा? ये समाजवादी पार्टी के लोग विरोध करते थे, एयरपोर्ट के नाम पर गुमराह करते थे। आज महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ जुड़ चुका है। अयोध्या में रैन बसेरा निषाद राज गु के नाम पर हो गया है, जिनको उनको यही बुरा लगता है कि निषाद राज के नाम पर वो नहीं कर पाए। हमने तो यहाँ किया है। साथ ही श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के मिलन की भव्य प्रतिमा बनवा कर रखा है, जिसको तुम कब्जा करवा रहे थे, वक्फ के नाम पर कब्जा करवा रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या सोलर सिटी है, सूर्यवंश की राजधानी है। नए घाट से लेकर गुप्त घाट तक घाटों की एक श्रृंखला। गुप्ततार घाट जो पहले उपेक्षित था, अब सुंदर हो गया है। यही अंतर है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने राम मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा किया, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, अयोध्या के नाम पर पहचान का संकट खड़ा किया। जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे, इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। उनको यही बुरा लग रहा है। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर। उनको यही बुरा लगता है कि निषाद राज के नाम पे वे नहीं कर पाए। अरे हमने तो निषाद राज के नाम पर रेन बसेरा यहां किए ही है। हमने श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के आपसी मिलन की भव्य प्रतिमा स्मारक बना करके रखा हुआ है। जाके देखो तो कभी श्रृंगवेरपुर में। अब यही अंतर है। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। मेरठ में आज दोपहर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने सिवाया टोल प्लाजा पर रोक दिया। टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी पहुंच गए, जिससे क्षेत्र में काफी देर तक हलचल बनी रही। चंद्रशेखर आजाद के मेरठ पहुंचने से पहले ही सिवाया टोल प्लाजा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर टोल की कुछ लेन बंद कर दी और केवल एक लेन से वाहनों का आवागमन कराया जा रहा था। वहीं मौके पर पुलिस अधीक्षक देहात अभिजीत कुमार, पुलिस अधीक्षक यातायात राजेश कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी नगर ब्रजेश सिंह सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कई स्थानों की पुलिस और त्वरित प्रतिक्रिया बल भी तैनात किया गया। वहीं आजाद समाज पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी टोल प्लाजा पर पहुंच गए हैं। चंद्रशेखर आजाद जैसे ही मेरठ पहुंचे, पुलिस ने सिवाय टोल प्लाजा पर बैरिकेडिंग कर उनका काफिला रोक दिया।
मौके पर पुलिस अधीक्षक देहात अभिजीत कुमार, पुलिस अधीक्षक यातायात राजेश कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी नगर ब्रजेश सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कई थानों की पुलिस और त्वरित प्रतिक्रिया बल भी तैनात किया गया। मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा। बसपा प्रमुख मायावती ने मेरठ के ललिता गौतम मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में दलित समाज से कानून हाथ में न लेने की अपील की और कहा कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष संविधान और कानून के दायरे में रहकर करें, कानून के दायरे में रहकर करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संगठन और राजनीतिक दल लोगों को भड़काकर सड़क पर उतारते हैं। मेरठ में छात्रा हत्याकांड और कलेक्ट्रेट पर हुए प्रदर्शन के बाद मेरठ में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आज पीड़ित परिवार से मिलने मेरठ पहुंचे। इससे पहले कांग्रेस का 32 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी पीड़ित परिवार से मिलने गाँव जाने वाला था। पुलिस ने प्रतिनिधिमंडल के कई सदस्यों को पहले ही उनके घरों में रोक दिया। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी थानों को अलर्ट किया गया है। थिरोट गांव और आसपास के इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है, दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके, और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से नागेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम में एडवांस जेंडर सेंसिटिव पुलिसिंग विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला शक्ति और सुरक्षा का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य महिला संबंधी मामलों में पुलिस अधिकारियों को अधिक संवेदनशील, प्रभावी और पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग के लिए प्रशिक्षित करना है। कार्यक्रम में प्रदेश के 17 जिलों से पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। यह कार्यशाला श्रृंखला 9 से 10 जून को गाजियाबाद से शुरू हुई थी और कानपुर इसका दूसरा चरण है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बबीता सिंह चौहान रही। अतिथियों का स्वागत रघुवीर लाल और सुभाष चंद्र द्विवेदी ने बुके और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। इस अवसर पर कंपैशनेट कॉप शक्ति और सुरक्षा पुस्तक का भी विमोचन किया गया। अपने संबोधन में विजया रहाटकर ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल पुलिस की नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा किसी भी महिला के लिए थाना सिर्फ एक सरकारी कार्यालय नहीं बल्कि न्याय की पहली उम्मीद होता है। इसलिए पुलिस का व्यवहार संवेदनशील, सम्मानजनक और विश्वास पैदा करने वाला होना चाहिए ताकि पीड़ित महिलाओं का भरोसा व्यवस्था पर बना रहे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग को कई बार ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि महिलाओं को थानों में अनावश्यक रूप से बैठाकर रखा जाता है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से महिला शिकायतकर्ता की समस्याओं को गंभीरता से सुनने, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करने और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का आह्वान किया। महिला आयोग के पास आज 61 मामले आए हैं। इसमें से 40 जो मामले थे ये हमारे पास इसके पहले ही रजिस्टर थे, जिनको आज हमने यहाँ पे प्रत्यक्ष सुनवाई करी है। और उसी के साथ साथ जब लोगों को पता चलता है कि कमीशन यहाँ पे आ रहा है तो स्वाभाविक रूप में उस शहर की वॉक इन कंप्लेंट्स भी आती है। ऐसे आज 21 वॉक इन कंप्लेंट्स यहाँ पे आई है, तो 61 केसेस की आज सुनवाई यहाँ पे हो रही है। इसमें बड़ी संख्या में अगर हम देखते हैं तो बड़ा नंबर जो है वो फैमिली मैटर्स है। पति पत्नी के झगड़े या परिवार में जो झगड़े होते हैं, ऐसे मैटर्स बहुत ज़्यादा है। और इसी मैटर के साथ ये भी ध्यान में आता है कि महिलाएं सहन करती है, ठीक हो जाएगा ये समझते हुए जीवन को आगे बढ़ाना चाहती है, पर ये बहुत लंबे समय तक वो सहन ही करती रहती है, तो उसको कहीं ना कहीं रिलीफ देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मामले सब अलीगंज अग्निकांड से जुड़ी बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण नोटिस पर एलडीए के विहित प्राधिकारी अतुल कुमार की अदालत में गुरुवार को तीसरे दिन भी सुनवाई हुई। बिल्डिंग मालिक और एलडीए के
इंजीनियरों का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब जल्द आने वाले आदेश से स्पष्ट होगा कि अवैध निर्माण को एलडीए स्वयं ध्वस्त करेगा या फिर बिल्डिंग मालिक को अपने खर्च पर उसे गिराने का अवसर दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान बिल्डिंग मालिक के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि भवन में जितना भी निर्माण अवैध पाया गया है उसे उनका मुवक्किल स्वयं अपने खर्च पर गिराने के लिए तैयार है। इस आधार पर उन्होंने अदालत से अनुमति देने की मांग की है। गौरतलब है कि 22 जून को अलीगंज स्थित एक एनिमेशन सेंटर की बिल्डिंग में भीषण आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद भवन की वैधता और निर्माण संबंधी अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। अब सभी की निगाहें एलडीए के विहित प्राधिकारी के सुरक्षित आदेश पर टिकी हुई है। यूपी के कौशाम्बी में जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक 19 वर्षीय युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना में युवक की प्रेमिका भी गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है। वहीं गंभीर रूप से घायल प्रेमिका को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहाँ डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मंजनपुर थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना मंझनपुर थाना क्षेत्र के महुआ खाड़ा गांव की है। क्षेत्र अधिकारी मंझनपुर के मुताबिक प्रथम दृश्य जांच में सामने आया कि मृतक का महुआ खाड़ा के रहने वाले के साथ प्रेम संबंध था। बीती रात युवक जब वहां गया तो लड़की के परिजनों ने दोनों के साथ मारपीट की। इस घटना में युवक की मौत हो गई, जबकि युवती का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए 3 विशेष टीमों का गठन कर दिया गया है। सभी दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। जनपद कौशाम्बी के थाना मंझनपुर के पोसा के रहने वाले गुरु प्रसाद लोधी पुत्र राम बदन के द्वारा आज थाना मंझनपुर में प्रातः लगभग 6 बजे के आसपास आकर के सूचना दी गई कि उनका छोटा भाई, जिसका नाम शिव प्रसाद है, वो दूर के रिश्तेदार जो महुआ खाड़ा में राकेश राजपूत हैं, उनके घर में गया हुआ था, जहां रात में उसके साथ राकेश राजपूत व अन्य परिवारजनों के द्वारा मारपीट की गई। और इसके पश्चात उन्हें सूचना दी गई कि उनका बेटा अर्थात शिव प्रसाद घायल है। ये सभी लोग अपने भाई शिव प्रसाद को घायल अवस्था में महुआ खाड़ा से लेकर के अस्पताल गए, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना मंझनपुर की टीम तथा वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जहां कानपुर नगर निगम मुख्यालय की दूसरी मंजिल स्थित राजस्व विभाग में अचानक आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। देखते ही देखते पूरे कार्यालय में धुआं भर गया, जिससे कर्मचारियों और वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्वरूप नगर थाना पुलिस, केडीए चौकी प्रभारी, नगर निगम चौकी प्रभारी और पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने तत्काल भवन को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड को सूचना देकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। कुछ ही देर में दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया, जिससे आग अन्य कमरों तक नहीं फैल सकी। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस और दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई में एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और हुए नुकसान का आकलन भी जारी है। जहां एक तरफ कानपुर हल्की हल्की रिमझिम बारिश से भीग रहा था, तो वहीं दूसरी ओर कानपुर के नगर निगम की दूसरी मंजिल की इमारत में आग के शोले देखने को मिले हैं। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। यही वो बिल्डिंग है जिसकी दूसरे माले पर आग लगी। लेखा विभाग और लाइटिंग विभाग में आग लगी है। कई फाइलों के जलने की सूचना है। कुछ ही फाइलें बची हैं। सवाल ये उठता है कि जो फाइलें जलकर राख हो चुकी है, उनकी भरपाई नगर निगम किस प्रकार से करेगा। हालांकि इस पूरे प्रकरण में किसी भी जनहानि होने की सूचना नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नगर निगम विभाग में अग्निशमन उपकरण मौजूद नहीं थे। फिलहाल आग लगने के करीब आधे घंटे में ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हो गई थी और स्थानीय पुलिस भी आई, जिसकी सहायता से आग पर इस वक्त काबू पाया जा चुका है। आप मेरे पीछे की बिल्डिंग देख सकते हैं। जिस माले पर आग लगी हुई थी, वहां पर पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया है। सवाल ये उठता है कि जो विभाग पूरे शहर की निगरानी और लेखा जोखा रखता है,
उसमें ये लापरवाही आखिर कैसे हुई। कैमरा पर्सन गौरव निगम के साथ कन्नौज मैंगो वध के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को घटना में प्रयुक्त आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं फरार आरोपियों की तलाश के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगने से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार देर रात यूपी 112 पर गोवध की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल से गौवंश के अवशेष, खून, सींग, खाल का हिस्सा और एक लोहे की जंजीर बरामद की गई। पशु चिकित्सा अधिकारी ने प्रथम दृश्य बरामद अवशेषों के गौवंश के होने की पुष्टि की, जिसके बाद नियमानुसार उनका निस्तारण कराया गया। देखिए, कल रात में 112 में सूचना मिली थी कि कोतवाली के ग्राम खमाइच मऊ में एक गोकशी के संबंध में सूचना मिली थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो उससे संबंधित कुछ खाल, कुछ ब्लड वगैरह पड़ा हुआ था। तो तत्काल वेटनरी अफसर को बुलाया गया और उन्होंने इसकी पुष्टि की कि ये गोवंश से संबंधित ही गोमांस वगैरह है। तो तत्काल उसके संबंध में पुलिस हमारी सक्रिय हुई और जानकारी की, तो उसमें से एक व्यक्ति को पकड़ा गया जो इरशाद है। उसने पूरी घटना को बताया और उसमें 5 और लोगों को शामिल होना बताया। हरदोई जिले के कछौना थाना क्षेत्र के ग्राम समसपुर में धान की रोपाई के बाद नहर की पटरी पर हाथ पैर धोने गई 3 किशोरियां तेज बहाव की चपेट में आकर नहर में डूब गई। जानकारी के अनुसार कन्हैया लाल की 2 बेटियां शिवांशी और शिवानी को नैन्सी खेत में धान की रोपाई कर रही थी। काम समाप्त होने के बाद तीनों नहर की पटरी पर हाथ धोने गई, तभी तेज बहाव के कारण उनका संतुलन बिगड़ गया और वे पानी में बहने लगी। घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्काल राहत कार्य शुरू करा और शिवानी तथा नैन्सी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। हालांकि शिवांशी का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका। सूचना मिलने पर कछौना पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंच गए। लापता किशोरी की तलाश जारी है। अगली खबर हमीरपुर से है, जो हमीरपुर जिले के कुरारा कस्बे में अग्निशमन विभाग ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर कोचिंग सेंटरों, कंप्यूटर लाइब्रेरी, इंस्टीट्यूटों में छापेमारी की। छापेमारी से इन संस्थान चालकों में हड़कंप मच गया। टीम के निरीक्षण के भय से संचालक ताला लगाकर फरार हो गए। वहीं खुले मिले अन्य संस्थानों का निरीक्षण कर दमकल विभाग ने नोटिस जारी किए। निरीक्षण के दौरान छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए फायर सुरक्षा इंतजामों की जाँच की गई। कुरारा कस्बे में सुरक्षा के दृष्टिगत दमकल विभाग की टीम ने अभियान चलाया। टीम ने विभिन्न कोचिंग सेंटरों और कंप्यूटर लाइब्रेरी में जाकर फायर एक्सटिंग्विशर, आपातकालीन निकास और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की। आपको लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ लाइब्रेरियां हैं, बहुत ही सफोकेशन के माहौल में उनका संचालन किया जा रहा है। कुछ कोचिंग है, तो उसके लिए क्योंकि जन सुरक्षा का विषय है, इसलिए हमने यहाँ पे आके आकस्मिक रूप से उनका निरीक्षण किया है। कुछ लोगों को हो सकता है कहीं से संज्ञानित हुआ हो तो वो अपना इंस्टीट्यूट वगैरह बंद करके लॉक करके चले गए थे, तो उन्हें नहीं निरीक्षण किया गया। उन्हें अगले चरण में हम उसे निरीक्षण करेंगे। तो कुछ जगह किया है तो काफ़ी अनियमितताएँ पाई हैं, जैसे कुछ जगहों पे हम पवई थाना क्षेत्र के ग्राम हेवती में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई। अज्ञात हमलावरों ने एक बुजुर्ग और उनके पोते की गला रेतकर हत्या कर दी। दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और गांव में दहशत का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के साथ आसपास के थाना की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फील्ड यूनिट, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए। लगभग 2 बजे थाना पवई के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाने की पुलिस, सीओ, आसपास के थानों की पुलिस और मुझे एडिशनल एसपी द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर एक व्यक्ति की लाश पाई गई, जिसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जब घटनास्थल की जाँच पड़ताल की गई तो एक 400 से 500 मीटर दूरी पर उनके दादाजी की भी लाश बरामद हुई, जिसको भी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। प्रथम दृष्टया पूछताछ में पारिवारिक लेन देन और कलेश के संबंध में विवाद सामने आया है। सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है। मौके पर फील्ड यूनिट, सर्विलांस टीम, डॉग स्क्वाड टीम, एसओजी टीम सभी मौजूद हैं। घटना की गहनता से जाँच पड़ताल की जा रही है। जल्द से जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा और दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।